देखने वाले हैं। ठीक है, तो निर्देशांक उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो नाम से स्पष्ट है, इस चैप्टर में हम जो क्या क्या पढ़ने वाले मुझे देखेंगे, तो इसके नाम से स्पष्ट है क्या लिखा हुआ है, निर्देशांक। निर्देश है ना, देने वाला, हम ऐसे कहेंगे देने वाला अंक, निर्देशित करने वाला, निर्देशित करने वाला, निर्देशित करने वाला अंक। अब ये भी दिमाग में आना चाहिए वाला अंक। एक चीज और दिमाग में आनी कि निर्देशित करने वाला, निर्देश देने वाला, मतलब कौन सी चीज कहाँ है वो हमको बताना है ना। तो वो कौन बताता है हमको, निर्देशांक। यदि मैं एक सरल रेखा की बात करता हूँ, ठीक है, एक सरल रेखा की बात करता हूँ, तो यदि यहाँ पर मुझे निर्देश या अंक बताना है कि यदि मान लो ये कोई P बिंदु है ना, तो ये हमारे पास सबसे पहली बात एक चीज और मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, कि ये वस्तु, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है, कि ये वस्तु कहाँ है या आपसे कितनी दूरी पर है। मैंने आपसे एक सवाल किया कि ये आपसे कितनी दूरी पर है, तो आपका आंसर क्या होगा। तो आपका आंसर कई लोग बोलेंगे 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, जो भी। तो आप थोड़ा सोच कर देखिएगा कि मैंने आपसे पूछा है कि ये कहाँ है या कितनी दूरी पर है, तो आपने बोला कि 5 मीटर, लेकिन मैंने ये कहा कि नहीं, मैंने तो अभी तक ये नहीं बताया कि कहाँ से, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था कि कहाँ से, क्योंकि आपने बोला 5 मीटर, 5 मीटर आपने कहा, मैंने तो कहा इससे, किससे, इससे कितनी दूरी है ना। तो किसी वस्तु की दूरी या स्थिति को हम जानते हैं, तो उसके लिए, उस स्थिति को जानने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, ओरिजिन, क्या चाहिए, मूल बिंदु। तो हम क्या कहेंगे, जिस बिंदु से किसी वस्तु की स्थिति को बताई जाती है, याद रखिए, तो मूल बिंदु की परिभाषा में आप लिखेंगे मूल बिंदु, या इसको हम बोलेंगे ओरिजिन। क्या बोलेंगे, ओरिजिन। ओरिजिन, ये ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, तो जहां से हम किसी वस्तु की स्थिति को बतलाते हैं, या जिस बिंदु से किसी वस्तु की स्थिति को बताई जाती है ना, या निर्देशित की जाती है ना, जाती है, हाँ, उसे क्या कहते हैं, उसे मूल बिंदु, मूल बिंदु याद रखिए। तो ओरिजिन क्या होता है, जिस बिंदु से किसी वस्तु की स्थिति को बताई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। इज दैट क्लियर। तो अब हमारे पास, हमसे किसी ने पूछा, इसको लिख लीजिएगा, तो हमारे पास क्या है, ये कोई बिंदु P है और एक सरल रेखा में, सरल रेखा में तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि ये कितनी दूरी पर है, मतलब 5 मीटर। कहां पर है, 5 मीटर। एक सरल रेखा में बात कर रहा हूं, तो यदि मैं 5 मीटर बोलूंगा तो सीधी सी बात है, यहां से चलूंगा 5 मीटर जाऊंगा और उस जगह पर चले जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत है नहीं है। यहाँ पर घूमने वाली बात है, एक ही रास्ता है ना, हम सीधे गए और इससे मिल गए। यदि हम बोले क्यों कहाँ है, तो हमने बोला 8 मीटर, तो हम क्या करेंगे, इस सरल रेखा में गए 8 मीटर जाएंगे, तो एक ओरिजिन है, यहाँ से हम कैसे चले गए, ठीक है, और बोला कि हाँ यहाँ पहुंच गए, 8 मीटर चल लिए। तो इसमें जो अंक हुआ, यहाँ जो निर्देशांक हुआ वो क्या था, 5 और 8। 5 मीटर जाएंगे तो क्या मिलेगा, कौन मिलेगा, P मिलेगा, P वेक्टर मिलेगा। 8 मीटर दूरी पर जाएंगे तो कौन मिलेगा, Q मिलेगा, क्योंकि एक सरल रेखा है तो एक ही अंक से हमारा काम होगा। बात समझ में आ रही है। तो 5 मीटर है ना, तो एक ही अंक से, क्योंकि एक सरल रेखा में हमारे जो निर्देशांक होगा वो एक ही अंक होगा, तो क्या हुआ, 5 है और 8 है। 5 मीटर गया तो क्या मिला, P, 5 मीटर चला तो क्या मिला, P, और 8 मीटर चलूंगा तो क्या मिलेगा, Q मिल जाएगा। मतलब हमको एक सरल रेखा में यदि निर्देशांक की बात करें तो हमको एक ही निर्देशांक की आवश्यकता होती है, सरल रेखा में एक ही निर्देशांक की आवश्यकता होती है किसी भी
व्यक्ति या किसी भी घर या किसी स्थान पर पहुंचने के लिए किसी ने हमको बता दिया कि भैया यहाँ से सीधे कहाँ जाना, 7 किलोमीटर चले जाना, आपको उसका घर मिल जाएगा, तो हम सीधे चले जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यही चीज यदि कहाँ हो जाए, तो अब इसी चीज को मैं क्या करता हूं, ये हमारा ओरिजिन है, इसको थोड़ा समझ लो, मैं थोड़ा इसको ऐसे बना देता हूं, इस तरह से, ठीक है। इसको हमने बोला x, है ना, ये हो गया x टेस्ट y, और ये क्या हो जाएगा। अब यदि हमको किसी ने कहा कि यहाँ ये क्या है, तो हमने बोला यहाँ पर एक मंदिर है ना, किसका, तो हमने बोला हनुमान मंदिर, तो मुझे यहाँ जाना है। अब बड़ी दिक्कत, क्यों, ये ओरिजिन, ठीक है। अब मुझे यहाँ जाना है, तो यहाँ जाने के लिए क्या करना होगा, अब सोच कर देखिए। तो दो तरीके हैं यहाँ जाने के लिए, ठीक, कौन कौन से तरीके हैं, सोचिए जरा। तो पहला तरीका क्या है कि हम ऐसे x से, तो हमने बोला x से कितनी दूरी पर गए, तो हमने बोला x1 दूरी पर गया, ठीक है, यहां से x1 मीटर ऐसा बोल सकते हैं। और फिर क्या करेंगे, तो लेफ्ट मुड़ेंगे और फिर कितना जाएंगे, 2 आएंगे, कितने गए, मतलब ध्यान दीजिए यहाँ पे फिर से हम बोलेंगे कि यदि मान लो यहाँ ये ओरिजिन है, मुझे इस जगह पर जाना है, और बात किसकी चल रही है, समतल, ये क्या है, xy समतल, इसको हम क्या नाम देते हैं, xy समतल, भाई ये क्या है, पूरा का पूरा ये क्या है, समतल, ठीक है ना। अभी सरल रेखा की बात कर रहा था, अब ये समतल है, तो बताइए इस समतल में हम किसी बिंदु पर जाना चाहते हैं, तो वहां कितने अंकों की आवश्यकता है, उसको हम बताएंगे कैसे, तो हम बोलेंगे कि भैया यहाँ से ऐसे जाना, यहाँ से सीधे जाना और लेफ्ट मुड़ करके फिर कितना जाना, y1 मीटर जाना, मतलब यहाँ से 5 मीटर जाना और यहाँ से 3 मीटर जाना, कैसे, यहाँ से सीधे जाना, कितना जाना, 5 मीटर, और वहां से लेफ्ट मुड़ना और कितना जाना, 3 मीटर जाना। अर्थात यहाँ पर क्या हुआ, देखो इस जगह पर, इस समतल पर किसी भी बिंदु को, या हम बोलेंगे इस हनुमान मंदिर में मुझे जाना था, या फिर यहाँ पर कोई आदमी था, उससे मुझे मिलना था, तो उस तक पहुंचने के लिए मुझे कितने अंकों की आवश्यकता हुई, तो मैंने कहा 5 और 3, 2 अंकों की आवश्यकता, बस समझ में आ गई। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ये x1, मतलब इस दिशा में जाना है, तो मैंने इसको नाम दिया x1, कितनी दूरी तक जाना है, x1, फिर लेफ्ट मुड़ना है और कितना जाना है, y1, अर्थात यहाँ पर मुझे कितने निर्देश अंकों की, जो हमको निर्देशित कर रहे हैं, जो हमको जाने के लिए दिशा बता रहे हैं, वैसे ऐसे अंक कितने हैं, तो हमने बोला 2 अंक, किसमें, समतल में, अर्थात समतल में किसी बिंदु तक पहुंचने के लिए हमको कितनी विमा की आवश्यकता होती है, 2, कितने निर्देशांकों की आवश्यकता होगी, 2। अब यदि इसी चीज को हम क्या करते हैं, त्रिविम में लेते हैं, हवा में लेते हैं, तो हवा में क्या होता है, देखो x y और ये z, तो जब हम हवा में बात करते हैं या हवा में किसी चीज को रखते हैं, तो वहां पे कितनी दिशाओं की आवश्यकता होगी, तो 3, x y और z, 3 निर्देशांकों की आवश्यकता होगी, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमको है कितना, 2 निर्देशांक, ठीक है, ये 2 निर्देशांक है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए ये यहाँ पर इस दिशा में अगर हम संख्या रेखा रखें, तो संख्या रेखा में क्या होता है, +1 +2, इधर प्लस और इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस। अच्छा फिर से मैंने क्या कहा कि इस बिंदु तक जाना है, तो मुझे क्या चलना पड़ा, x, चलो इसको मैं x मान लेता हूं इसको, तो यहाँ पर इसके निर्देशांक क्या होगा, x और y, मतलब समतल में किसी भी बिंदु तक, किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 2 निर्देशांक होते हैं, x और y, क्लियर है। देखिए यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, एक तरीका और भी था, लेकिन वो तरीका पर आगे देखेंगे, यहाँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने धनात्मक x की दिशा तय की और धनात्मक y की दिशा तय की। यदि मुझे यहाँ पर जाना होता तो मैं क्या करता, तो भाई यहाँ से ऐसे जाता और ये जाता, मुझे इस जगह पर जाना, भाई ये भी तो समतल है, ये भी x y समतल है, लेकिन यहाँ पर देखिए x कैसा है, इस डायरेक्शन में x कैसा होता है, माइनस इस तरह का होता है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा,
मूल बिंदु से कैसे जाऊंगा मैं ऐसे, तो मान लीजिए मैंने कितनी दूरी तय की -x, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आया, कितनी दूरी आया -x, यहाँ से इतना आया और कितना चला y, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा इस तरह से। अच्छा फिर से वही बात, यहाँ पर ये हमने क्या देखा, तो एक चीज हमको समझ में आ गई कि समतल में किसी भी बिंदु पर पहुंचने के लिए कितने निर्देशांक की आवश्यकता होती है, तो हमने बोला 2 निर्देशांकों की आवश्यकता है। समतल में किसी भी बिंदु तक या किसी भी स्थान तक, किसी भी निश्चित स्थान तक पहुंचने के लिए हमें कितने बिंदु की आवश्यकता है, कितने निर्देशांकों की आवश्यकता होती है, तो 2 निर्देशांकों की आवश्यकता होती है, याद रहेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, यदि मैं बात करता हूँ तो देखो एक रोटी हमने लिया, इसके 4 टुकड़े किए, ठीक है, इसके 4 टुकड़े किए, तो एक वाला जो यहाँ पे है एक रोटी है, इसके 4 टुकड़े करके तो एक भाग कितना कहलाएगा, 1/4 कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, है ना। तो एक का एक पहला वाला भाग जो होगा, है ना, तो एक के कितने भाग किए, चतुर्थ भाग किए, या हम बोलेंगे 4 भाग, एक के कितने भाग किए, 4 भाग, 4 का एक अंश, 4 भाग का ये वाला अंश, क्योंकि 4 भाग किया है उसका एक अंश क्या कहलाता है, चतुर्थांश, क्या है चतुर्थ, और उसका एक अंश क्या कहलाएगा, चतुर्थांश, याद रखिए। चतुर्थ 4 भाग किया, हमने बोला चतुर्थ, है ना, और उसके साथ में उसका एक अंक क्या कहलाएगा, चतुर्थांश, ठीक है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, पहला चतुर्थांश, इसका क्या नाम देंगे अपन, द्वितीय चतुर्थांश, इसका क्या नाम देंगे अपन, तीसरा चतुर्थांश, इसका क्या नाम देंगे अपन, चौथा चतुर्थांश, ठीक है। तो हम इसको एक नाम, निश्चित नाम दे देते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। कैसे नाम दिया गया, तो 4 भाग किए, एक पूरा है, ठीक है, इसके 4 भाग किए, पहला वाला भाग चतुर्थांश, तो यहाँ पर देखिए ये प्रथम चतुर्थांश हो गया, ये द्वितीय चतुर्थांश हो गया, ये तीसरा चतुर्थांश हो जाएगा और ये चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस पहले चतुर्थांश में जितने भी बिंदु हैं सभी के लिए, देखिए मैंने इस जगह पर मुझे जाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ऐसे जाऊंगा, किस दिशा में जा रहा हूँ, प्लस दिशा में जा रहा हूँ, यहाँ से फिर कैसे जाऊंगा, ये जाऊंगा, तो y के किस दिशा में, तो इधर क्या होता है, प्लस होता है, इधर भी धन, इधर भी धन, तो यहाँ पर x, यहाँ से यहाँ तक x आया और ये क्या हो जाएगा y। हमेशा याद रखिएगा x पहले, निर्देशांक में हमेशा याद रखिएगा, निर्देशांक ज्यामिति में हम x कोऑर्डिनेट या x अक्ष को पहले लिखते हैं, y अक्ष को बाद में लिखते हैं, हमेशा याद रखिए, x को पहले y को बाद में, x को पहले y को बाद में। तो देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक x दूरी तक गए और यहाँ से यहाँ तक y दूरी तक गए, ठीक है। चूंकि बेटा यहाँ पर अलग अलग है इसलिए मैं इसको चर मतलब x और y में ले रहा हूँ, निश्चित दूरी पे नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पर भी मैंने, तो आप ये मत बोलना कि इसका भी xy इसका भी xy, ऐसा नहीं है। यहाँ x का मान कुछ हो सकता है, मैंने बोला 5, यहाँ हो सकता था 8, ये हो सकता था 2, ठीक है, तो 8 और 2 हो जाता है। तो हर एक के निर्देशांक, हर बिंदु के निर्देशांक अलग अलग होंगे, क्योंकि देखिए इनकी स्थिति अलग अलग है। देखिए ये यहाँ था, यहाँ से चलते चलते यहाँ आ गया, तो अभी इसकी स्थिति क्या थी, तो हमने बोला x अक्ष से कितनी दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर था, और y अक्ष से कितनी दूरी पर था, तो 3 मीटर की दूरी पर था। अब हमने बोला कि ये चलते हुए कहाँ से, ऐसे चलते हुए यहाँ आ गया, तो हमने बोला ये देखिए, अब देखिए इसकी, तो x से कितनी दूरी पर है, 1 मीटर की दूरी पर है, y से कितनी मीटर की, 2, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 1 और 2। 1 और 2 क्या बता रहे हैं, तो 1 क्या हमको क्या निर्देशित करता है, क्या बताता है 1, तो 1 हमें ये बताता है कि ये मूल बिंदु से x दिशा में कितनी दूरी है, 1 मीटर की दूरी पर है, और y अक्ष से कितनी मीटर की दूरी पर है, देखो y अक्ष मतलब y दिशा में कितनी मीटर पे, 2 मीटर। तो इसकी स्थिति क्या होगी, 1 और 2। हमने क्या कहा, मूल बिंदु से कितनी स्थिति पर है, तो 1 और 2, मूल बिंदु से 1 और 2 की स्थिति का मतलब क्या है, x से 1 मीटर की दूरी और y में 2 मीटर की दूरी। इज दैट क्लियर। इस तरह से ये क्या है, इस पॉइंट की स्थिति, इस बिंदु तक जाने के लिए इसके क्या है, निर्देशांक, निर्देशित करने वाले अंक ये हमारे पास है। तो किसी समतल में ध्यान रखिए, किसी समतल में हमको क्या चाहिए,
दो निर्देशांक की आवश्यकता होती है और हर जगह होगी, है ना। तो ये यहाँ पर देखिए इस पूरे x, इस पूरे पहले चतुर्थांश में हम जहां भी देख रहे हैं सब ऐसे हैं, तो x भी धनात्मक है और y भी धनात्मक है, तो मैं x प्लस y ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि प्लस x चलना पड़ रहा है। तो इधर से इधर कितनी, इधर यहां से इधर और ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है। तो इसमें जितने भी बिंदु होंगे, इस चतुर्थांश में जितने भी बिंदु होंगे वो कैसे होंगे, धनात्मक। अर्थात यदि हमारे पास क्या आता है 5 4 5 आता है ना, 6 8 आता है, ठीक है, 10 11 आता है, तो ये सारे के सारे क्योंकि ये दोनों धनात्मक है, अर्थात हम क्या बोलेंगे इसको कौन से चतुर्थांश में होंगे, प्रथम चतुर्थांश में। तो इससे हमको एक चीज समझ में आ गई कि जितने भी यदि धनात्मक निर्देशांक हमको प्राप्त होते हैं, दो निर्देशांक होंगे और दोनों धनात्मक है, तो हम क्या बोलेंगे वो कहां पर है, प्रथम चतुर्थांश में, ठीक है। अब यहाँ पर हम लेते हैं निर्देशांक, देखिए हाँ, और एक बात, ये दो अंक जरूर है लेकिन एक बिंदु को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये 1 और 2 ये क्या बता रहा है, इस बिंदु को प्रदर्शित करता है। मतलब किसी भी स्थान, किसी भी स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए समतल में दो हमारे पास क्या है, निर्देशांक चाहिए। एक बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए समतल में दो अपने पास निर्देशांक चाहिए होते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेकंड वाली, तो जब हम ऐसे चल रहे हैं किस दिशा में चल रहे हैं, -x की दिशा में, इसको मैंने माइनस लिख दिया, और ऐसे जाकर के मैं इस बिंदु को ले रहा हूँ तो किस दिशा में जा रहा हूँ, तो y दिशा में जा रहा हूँ। y कैसा है, देखिए यहाँ पर प्लस और x कैसा है, माइनस। देखिए यहाँ पर भी लेंगे तो x माइनस हो जाएगा, यहाँ तो द्वितीय चतुर्थांश में आप देख रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा x कैसा होगा माइनस और y कैसा होगा प्लस, ठीक है। तो इस चतुर्थांश में या इस जगह पर देखिए यहाँ पर द्वितीय चतुर्थांश में जितने भी बिंदु होंगे सब में x कैसा होगा, ऋणात्मक होगा और y कैसा होगा, धनात्मक होगा। याद रखिए जो द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा, x ऋणात्मक और y धनात्मक होगा। इज दैट क्लियर? ये बिंदु ले लीजिए, ये बिंदु ले लीजिए, ये बिंदु ले लीजिए, कहीं कोई भी बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए ये ले लिया, ये कैसा होगा, -3 ऐसा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x से कितनी दूरी पर, -3 दूरी पर और y से 2 दूरी पर। तो x से कितनी दूरी पर, मूल बिंदु से x कितनी दूरी पर, -3, मूल बिंदु से y यहाँ पे जहाँ से y कितना 2, इसका मतलब ये है। बस समझ में आ रही। यहाँ पर अपन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने बोला -5 यहाँ से यहाँ तक है ना, या -1 ले लीजिए और ये कितना हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे मूल बिंदु से कितनी दूरी पर, -8, ठीक है। इस चतुर्थांश में जितने भी निर्देशांक आएंगे वो कैसे होंगे, इस तरह से। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए तो मैं कितनी दूरी पर चल रहा हूँ, -x, इस बिंदु को ले रहा हूँ, ठीक है। और इधर नीचे आ रहा है, देखिए ऐसे चल करके नीचे, तो ये कौन सी दूरी होगी, -2, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, ये और ये -x और ये माइनस, अर्थात यहाँ पर जो भी बिंदु होंगे इस तृतीय चतुर्थांश में वो कैसे होंगे, -1। तो तृतीय चतुर्थांश में अच्छा इसमें देखिए यहाँ पर मैंने -6 और -8 ऐसा बोल दिया। तो आप देखिए -6 और -8, तो हमने बोला x से -6 और y से उसी वहां से अपन कितना नीचे की ओर 8 लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऐसे मैं ले लेता हूँ x से -6, ये हो गया -6 और ये हो गया -3, मतलब ये भी ये क्या हो गया, -6 और -6। लेकिन ये कौन से चतुर्थांश में होगा, तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश में दोनों कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे, ठीक है। ये प्रथम चतुर्थांश हुआ, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये प्रथम हुआ, द्वितीय हुआ, ये तृतीय। फिर से अब चतुर्थ चतुर्थांश की बात करते हैं तो हम चल रहे हैं, देखिए ये इस पॉइंट पे ले रहा हूं, इस पॉइंट में देखो x से इस मूल बिंदु से हम किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव, तो x कैसा हुआ, धनात्मक। जब हम वहां से कहा है इस बिंदु तक आना है मुझे, तो उससे कैसे आना है, नीचे यहाँ नीचे आऊंगा तो ये कैसा हो जाएगा, तो इस तरह से देखिए यहाँ पर फोर्थ चतुर्थ चतुर्थांश में y कैसा होगा, ऋणात्मक और x कैसा होगा, धनात्मक, ठीक है। यदि हमारे पास कोई निर्देशांक कैसे आते हैं -6, इसका मतलब क्या होगा, हम बोलेंगे x से x दिशा में, x धनात्मक दिशा में, x मूल बिंदु से x कितने 4 पर और वहां से कितने 6, तो ये बिंदु अपने पास हो जाएगा। तो ये कौन से चतुर्थांश में हो जाएगा, तो चतुर्थ चतुर्थांश।
तो इस तरह से हमारे पास क्या होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो 4 चतुर्थांश में और 4 चतुर्थांश में अलग अलग हमारे जो बिंदु होंगे। अब निर्देशांक क्या होते हैं, बात समझ में आ गई होगी आपको। चतुर्थांश क्या होते हैं, ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा। अच्छा, फिर से एक बात और कि इसको हम बोलते हैं भुज और इसको हम बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि। इसको बोलते हैं कोटि और इसको बोलते हैं भुज। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब एक बात करते हैं अपन भुज और कोटि की। तो यहाँ पर देखिए भुज पर है ना, यहाँ पर यदि मैं कोई बिंदु देता हूँ, ठीक है, तो भुज पर यदि कोई भी बिंदु है तो वहां पर कोटि का मान कितना होगा। क्वेश्चन आता है कि किसी भुज पर कोटि का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं लेता हूँ, यहाँ से कितनी दूरी पर है, 4 डिग्री पर। क्या इस स्थिति में कोई भी डिस्टेंस है क्या, नहीं नहीं है। इसका मतलब क्या लिखूंगा, 4, ये यहाँ से दूरी नहीं। x y कुछ है क्या, y से कोई दूरी है क्या, y से दूरी कब होगी, जब ये यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, बस तो y से कोई दूरी नहीं है, तब क्या है, शून्य। तो भुज के कटते किसी भी भुज मतलब किसी भी निर्देशांक ज्यामिति में मेजर रखिएगा, हमारे पास जो x और y अक्ष है, यदि x अक्ष पर y निर्देशांक की बात करेंगे तो हमें क्या होगा, 0। चाहे यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, तो यहाँ y का मान कितना होगा, 0, क्योंकि y से कोई दूरी नहीं है। देखिए यहाँ y से कोई दूरी है, नहीं है। यहाँ से y, यहाँ पर y से कोई दूरी है, नहीं है। यहाँ पर y से कोई दूरी है, नहीं है। इस अक्ष पर x अक्ष पर y निर्देशांक का मान क्या होगा, 0 होगा। x अक्ष पर y निर्देशांक का मान 0 होगा, इसलिए कहते हैं भुज पर कोटि का मान क्या होगा, 0 होगा। भुज पर कोटि का मान 0 होगा। अब वही चीज यहाँ पर बात करते हैं कि किसी कोटि पर भुज का मान क्या होगा। यहाँ पर ले लिया हमने, यहाँ पर ले लिया तो क्या हो जाएगा, 0 और ले लेता हूँ ये बिंदु पर 0 y होगा। यहाँ पर ले लिए तो आप क्या लेंगे, तो यहाँ पर कोई बिंदु है तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, 0 फिर y, क्योंकि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या इधर कुछ है, नहीं इधर कुछ है, नहीं ये x क्या है यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या बढ़ रहा है, हमने बोला y बढ़ रहा है, और बढ़े y, लेकिन क्या x बढ़ा क्या, x बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए, इधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, तब x का मान बढ़ता है। हमने बोला यहाँ ऋण 1 है, यहाँ बोला ये धन 1 है, तो जब हम इस तरफ गति करेंगे तो धन 1 होगा, इधर गति करेंगे तो ऋण 1 होगा। लेकिन हमने ना इधर गए ना ही इधर गए, हम सीधे ऐसे जा रहे हैं, तो ये तो x का मान 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, अर्थात इस पूरी रेखा में, इस पूरे y अक्ष पर x का मान क्या होगा, 0 होगा। या इसको दूसरे शब्दों में बोलेंगे कि कोटि पर भुज का मान 0 होगा। इसी तरह से यहाँ पर भुज पर कोटि का मान 0 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या लेंगे। अच्छा, और एक बात और क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये दोनों रेखाएं मतलब x अक्ष और y अक्ष दोनों को कितने कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को लंबवत मतलब 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती हैं। फिर क्वेश्चन कभी-कभी आपको आता है कि कोटि पर भुज का मान क्या होगा, तो हम बोलेंगे कोटि पर भुज का मान 0 होगा, भुज पर कोटि का मान 0 होगा। इज दैट क्लियर। इस तरह से कई बार आपको ये पूछ लेता है कि -8 बताइए कौन से चतुर्थांश में होगा, तो फिर से हम बोलेंगे x कैसा है, धनात्मक, और y कैसा है, ऋणात्मक। अब भी हमने देखा तो देखिए x धनात्मक y ऋणात्मक, मतलब क्या होगा, x धनात्मक y ऋणात्मक, कौन से चतुर्थांश में होगा, हमने बोला चतुर्थांश में। इस तरह से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक इसको रखें, आगे हम कल देखेंगे। ठीक है।